हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द बे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैगजिम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा ये जानो कि सब्जेक्ट का पर्पस क्या है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, हमें पता है गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस हैं। तो उसमें से जो जुडिशरी है वो क्या करती है, जो भी लॉ लेजिस्लेचर बनाता है उसे इंटरप्रेट करती है। इंटरप्रेट क्यों करती है? हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जो बेयर एक्ट में लिखा है हम उसे पढ़ते ही समझ आ जाए। अब आप खुद पढ़ते होगे तो क्या ऐसा होता है कि हमेशा ऐसा होता है कि आपने पढ़ा और आपको सारी बातें आपके दिमाग में आ गई? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो ऐसे में क्या होता है, जुडिशरी इंटरप्रेट करती है जिससे कि उसे अप्लाई किया जा सके, उस लॉ को प्रैक्टिकलिटी में लाया जा सके। पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न, मान लो जो लॉ है वो कई साल पहले बनता है ना, और प्रेजेंट नीड्स को कैसे मीट करेगा, है ना, प्रेजेंट सिचुएशन को लॉ, पुराना लॉ कैसे डील करेगा। तो जुडिशरी उसे इंटरप्रेट करती है। तो जिस तरीके से जुडिशरी से इंटरप्रेट करती है जिससे कि वो भले से पुराना लॉ है लेकिन वो प्रेजेंट सिचुएशन में भी एप्लीकेबल है। अब रोज़ रोज़ लेजिस्लेचर हर लॉ को तो रिवाइज नहीं कर सकती है ना, क्या सिचुएशन आ जाए फ्यूचर में। तो क्या करता है अब जुडिशरी वेट नहीं करेगा। हम ये डिफेंस तो नहीं ले सकते ना कि अरे हमारा तो लॉ ही नहीं है हमारे पास, तो कोई सा, ये हम नहीं कह सकते। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज है उसे ही उस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, है ना। और अगर लॉ की नीड होगी तो बनेगा ही बाद में, लेकिन प्रेजेंटली क्या करना है, राइट। तो जब जुडिशरी इंटरप्रिटेशन करती है तो कुछ तो प्रिंसिपल्स होंगे ना, कुछ तो बातें होंगी ना जिसे जुडिशरी को फॉलो करना होगा। अब जुडिशरी को ऐसी तो पावर नहीं दे सकते ना कि जो मन में आप करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं जो कि जुडिशरी को फॉलो करना होता है, नॉट एक्जैक्टली गाइडलाइंस लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बातें जो कि जुडिशरी को ध्यान में रखनी होती है इंटरप्रिटेशन करते हुए, वो सब्जेक्ट है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। गॉट इट। तो इसमें जो सबसे पहला मैगजिम हम पढ़ेंगे वो है एक्स विसेरिवस एक्टस। इसका क्या मतलब है? ये मैगजिम ये कहता है कि जुडिशरी जब भी किसी भी लॉ को, स्टैट्यूट को, लॉ को इंटरप्रेट करती है तो उसे एंटायरिटी में, टोटलिटी में इंटरप्रेट करना चाहिए। जस्ट एक हिस्सा किसी सेक्शन का उठा के नहीं पढ़ना है, नहीं बोलना है ना, पूरा एक्ट को देखना है कि क्या उसका मतलब निकल के आ रहा है। जैसे इन रील कल्चर, आजकल के रील कल्चर में क्या होता है कि कोई स्पीच रहती है ना, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ की कोई भी स्पीच होती है, तो क्या करते हैं, जस्ट छोटा सा पार्ट क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके उसका रील बना देते हैं। अब उस छोटे से पार्ट से अलग मीनिंग कन्वे हो रहा होगा, लेकिन अगर हम उसे पूरा स्पीच में देखें, जो पूरा जो भी स्पीकर ने बोला उस सेंस में देखें तो अलग मीनिंग आ रहा होगा, लेकिन अगर जस्ट हम छोटा सा पार्ट एक्सट्रैक्ट कर ले तो उसका अलग मीनिंग आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये कहा गया कि पूरे एक्ट को ऐसे होल जज करना है। ये नहीं कि जस्ट आपने वो कुछ वर्ड्स को पढ़ लिया और आपने जज कर दिया। ऐसा बोलते हैं ना कि एक मैगजिम होगा, कोई मुहावरा है एक, कि अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है। तो एक केस है इससे रिलेटेड, बेसिकली 2 केस है। एक पोपटलाल शाह वाला केस है, उसमें ये कहा गया कि जब भी हम किसी स्टैट्यूट को, किसी भी मतलब सेक्शन को हम इंटरप्रेट करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि उस स्टैट्यूट का, उस एक्ट का पर्पस क्या है ना। पर्पस को ध्यान में रखते हुए इसे इंटरप्रेट करना चाहिए, कुछ भी नहीं इंटरप्रेट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो लेजिस्लेचर है ना, उसे कोई भी चीज़ ऐसी फालतू नहीं लिखी, उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होता ही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट केस इज ऑफ एस गोपाल रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इसमें क्या हुआ कि डाउरी से रिलेटेड था ये। तो सिर्फ डाउरी देना ही, डाउरी के लेन देन से ही रिलेटेड नहीं, बल्कि डाउरी का डिमांड भी जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस एक्ट का पर्पस क्या है? इस एक्ट का पर्पस है डाउरी को रोकना, है ना। तो डिमांड भी इंक्लूडेड होगा और डाउरी का लेन देन भी इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट मैगजिम इज उट्रस मैजिस वेलिड क्वाम पेरियड। अगर कोई भी स्टैट्यूट है, उसका कोई भी प्रोविजन है, कोई भी सेक्शन अगर जुडिशरी से इंटरप्रेट करती है, और उसके 2 मतलब आ सकते हैं, ठीक है। एक मतलब से वो जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो इफेक्टिव रहेगा, दूसरा मीनिंग ऐसा है कि जिससे कि वो इनफेक्टिव हो जाएगा। तो कोर्ट हमेशा वही मीनिंग पिक करती है जिससे कि कोई भी सेक्शन, है ना, वेस्ट ना जाए, कोई भी प्रोविजन वेस्ट ना जाए, सारे प्रोविजंस को हम लोग एक इफेक्टिव रख सके। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो लेजिस्लेचर है कुछ वेस्ट नहीं बोलती, लेजिस्लेचर जो भी बोलती है उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग होता है ना। तो हमेशा वो मीनिंग प्रीफर किया जाएगा जिससे कि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके उस स्टैट्यूट की, उस एक्ट की, उस प्रोविजन की। अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था। तो इस केस में क्या हुआ कि जो अक्यूज था इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के लिए उसे कन्विक्ट किया गया, ठीक है, सेक्शन 39 के अंदर। अब क्या हुआ, अक्यूज ने ये कहा कि ये जो मेरा कन्विक्शन है वो गलत है क्योंकि सेक्शन 50 जो है एक्ट का उसके साथ कॉम्प्लाई नहीं किया गया।
लेकिन ऐसा कहना था कि ये जो है ये सेक्शन 378 के अंदर भी कवर होगा, आईपीसी के, जो कि थेफ्ट के बारे में बात करता है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि जो कन्विक्शन है वो गलत है, सेक्शन 50 के साथ कंप्लाई करना था। तो कोर्ट ने कौन सा मीनिंग प्रीफर किया? कोर्ट ने वो मीनिंग प्रीफर किया जिससे कि वो सेक्शन इफेक्टिव हो। चाहे तो कोर्ट कह सकती थी कि सिर्फ सेक्शन 378 के साथ कंप्लाई हो गया देन इट्स गुड, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, सेक्शन 50 के साथ कंप्लाई करना था, जो कि ये कहता है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो कौन स्टार्ट कर सकता है? वो या तो गवर्नमेंट कर सकती है, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर कर सकता है, या फिर कोई भी पर्सन जो कि अफेक्टेड है ऑफेंस के द्वारा, ये लोग कर सकते। तो इनमें से कोई भी नहीं था, तो यहाँ पे जो कन्विक्शन था वो गलत था। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कोर्ट ने कौन सा मीनिंग प्रीफर किया, जिससे कि सेक्शन 50 वेस्ट ना जाए। अगर वो सेक्शन सिर्फ 378 आईपीसी का देखता तो सेक्शन 50 इनफेक्टिव हो जाता है ना। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया? ओट्रस मैजिस वैलिड क्वाम पेरियड। एक और केस है हमारे पास, भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग। तो इसमें ये कहा गया कि जुडिशरी जब भी इंटरप्रेट करती है तो हमेशा से देखना चाहिए कि कोई सा भी मीनिंग अडॉप्ट कर रही है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। अगर वो ये मीनिंग, दो मीनिंग आ रही है निकल के, ठीक है, तो ये वाला मीनिंग पिक करे तो देखिए कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, और ये वाला मीनिंग पिक करे तो देखिए कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है। तो कॉन्सिक्वेंस को पहले ध्यान में रखेगी, फिर उसके बाद कोई पर्टिकुलर मीनिंग अडॉप्ट करेगी। ये नहीं कि पहले ही कोई मीनिंग अडॉप्ट कर लिया और कॉन्सिक्वेंसेस का कोई पता ठिकाना ही नहीं है, ऐसे नहीं होता है। अगला मैक्सिम है नॉसिटर एसोसाइज। इसका मतलब है नो फ्रॉम द एसोसिएशन। साफ शब्दों में बोलूँ तो जैसा होगा संग वैसा होगा रंग, ये मैक्सिम ये कहता है। तो कोई जो वर्ड्स होते हैं, है ना, कोई भी सेक्शन आप उसमें कोई वर्ड पढ़ रहे हो तो जस्ट पढ़ने से उसका मतलब नहीं सामने आ रहा होता है ना। लिटरली आपने उसे पढ़ा, आपको कोई मतलब उसका समझ में नहीं आ रहा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आसपास के वर्ड्स रहते हैं ना, जो उसके एसोसिएशन में रहते हैं, जो उसके एसोसिएट्स रहते हैं, उन्हें पढ़ के उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक और मैक्सिम इससे रिलेटेड, लेट मी रीड इट फॉर यू। ये है क्वान ऑन वेलेंट सिंगुलर जूना जुवेंट। मतलब वर्ड्स जो रहते हैं अकेले उन्हें देखा जाए तो इनफेक्टिव रहते हैं, लेकिन अगर उनके एसोसिएशंस के साथ उन्हें देखा जाए तो वो इफेक्टिव हो जाते हैं। फिर एक केस भी है हमारे पास इससे रिलेटेड, आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सेक्शन मतलब ये अडल्ट्री से रिलेटेड है, 498। इसमें ये कहा गया है जो वर्ड है आपने पढ़ा होगा इसके अंदर डिटेन्स, टेक्स, एंटाइसिस। तो अगर हम इन्हें अलग अलग से पढ़ें कि डिटेन्स, टेक्स और एंटाइसिस, तो ऐसा लगेगा कि जो वुमेन की कंसेंट है वो मैटर करती है, राइट, है ना। यहाँ पे ये लगेगा कि जो वुमेन है उसकी कंसेंट मैटर करते हैं अगर सिर्फ हम इन वर्ड्स को पढ़ें। लेकिन अगर हम पूरा सेक्शन पढ़ेंगे तो हमें ये बात समझ के आएगी कि इस सेक्शन में तो वुमेन का कंसेंट मैटर ही नहीं करता है, इट्स अबाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड। ऑल्दो सेक्शन अभी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिम इज एजिस्टम जेनरस, जिसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड। तो जिसमें स्टैच्यूट में जो वर्ड्स रहते हैं उनका कोई एक जीनस रहता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप कहीं पे रीड करोगे रेड, येलो, ब्लैक, तो आपको समझ आ रहा है कि ये क्या है, ये कलर्स की हम लोग बात करें। अगला वर्ड ऑब्वियसली कोई कलर ही होगा, इनके बीच में कोई एक डिस्टिंक्ट जीनस है, राइट। ये होता है एडजेस्टेंट जेनरस का मतलब इन लोगों के बीच में कोई एक सेम थ्रेड है। जैसे मैंने अभी ये वर्ड्स बोले हैं ना, रेड, येलो, पिंक, ऑरेंज, जो भी बोला, तो इन लोगों के बीच में कॉमन थ्रेड है कि ये सब क्या है, कलर्स हैं। तो वैसे ही हमेशा हमें जब हम किसी स्टैच्यूट को इंटरप्रेट करें, है ना, तो होता है ना कि बाद में लिखा आ जाता है और अदरवाइज या एट्सेट्रा, तो उसे कैसे इंटरप्रेट करना है। जैसे एक केस है बोल्टन कॉरपोरेशन का, उसमें क्या हुआ कि जो अगर हम लोग देखेंगे वर्कमैन की जो डेफिनेशन है उसमें और अदरवाइज वर्ड यूज़ हुआ है। तो और अदरवाइज का मतलब क्या होगा, तो इधर एग्जिस्टेंट जेनरस रूल लगाने की बात हुई, लेकिन कोर्ट ने बोला कि नहीं, यहाँ पे एग्जिस्टेंट जेनरस का रूल नहीं लग सकता। जस्ट ये जो वर्ड्स हैं क्लरिकल वर्क, मैकेनिकल लेबर, इन लोगों के बीच में कोई डिस्टिंक्ट जीनस नहीं है, ये कोई सेम थ्रेड में नहीं बिलोंग करते, कोई डिस्टिंक्ट जीनस होना चाहिए, तो ही हम जो है ये एग्जिस्टेंट जेनरस का रूल लगा सकते हैं। तो एग्जिस्टेंट जेनरस में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स रहते हैं, उनके बाद कोई जनरल वर्ड रहता है, लाइक और अदरवाइज एट्सेट्रा, है ना। तो उस जनरल वर्ड को इंटरप्रेट करने के लिए हम उन स्पेसिफिक वर्ड्स की मदद लेते हैं। अगर उनके बीच में कोई डिस्टिंक्ट जीनस है, कोई कॉमन थ्रेड है, तो हम जनरल वर्ड को भी वही मीनिंग दे देते हैं। फिर अगला है मैक्सिम एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिव अदर्स। मतलब अगर हम लोग एक्सप्रेस मेंशन कर देते हैं किसी भी चीज़ का, है ना, तो इसका मतलब ये है कि दूसरा जो है वो अपने आप एक्सक्लूडेड है। लाइक आर्टिकल 19 में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक केस है इससे रिलेटेड, एंड द नेम ऑफ ए केस इज इट्स बेनेट कॉलमैन। उसमें क्या है, जो वर्ड आर्टिकल 19 में सिटीजन वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन पे अप्लाई होगा, ठीक है। जो नॉन सिटीजन्स है उन लोगों पे अप्लाई नहीं होगा। सो द लास्ट मैक्सिम इज आई एम रीडिंग, वरना आई विल डू द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। और हाँ, जो भी मैक्सिम्स बोले गए, आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैंने सबका राइट प्रोनाउंसिएशन ही किया है ना। तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो, जो भी आपको सही लगे। मेरे हिसाब से तो बेस्ट वही है जिससे आपको याद हो। तो कंटेम्प्रोनिया एक्सपोजिशो
एस्ट फोर्टिसिमा इन लिंक, इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें किसी भी लॉ को समझना होता है तो हमें क्या कंटेम्प्ररी पोजीशन में देख के उसे समझना होता है। जैसे सपोज कोई पुराना एक्ट है मेरे पास, तो अब मुझे उसे समझने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब जुडिशरी जब भी उसे इंटरप्रेट करे कि इस लॉ का मतलब क्या है, तो उस टाइम जजेस ने उसे जैसे इंटरप्रेट किया होगा, जजेस ने जो जजमेंट दिया होगा उस एक्ट के रिगार्डिंग, उसे कंसिडर करना चाहिए। क्या रीज़न है, जो उस टाइम के जजेस होंगे वो ज़्यादा बेटर पोजीशन में होंगे उस समय के लॉ को समझने के लिए। कोई स्टैच्यूट है वो 100 साल पहले पास हुआ है, तो आज का जज उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा कि जो 100 साल पहले एक जज था, ऑब्वियसली जो 100 साल पहले था, क्यों, क्योंकि उन्हें वो एक ज़्यादा बेटर पोजीशन में थे, उस एनवायरनमेंट में थे, तो वो ईजिली उस चीज़ को समझ सकते थे। ठीक है, तो हम हमेशा मतलब जुडिशरी जब भी किसी भी स्टैच्यूट को इंटरप्रेट करे तो वो क्या कर सकती है, वो उस समय के जज ने कैसे किस तरीके से उस लॉ को इंटरप्रेट किया था उसे ज़रूर से ध्यान में रख सकती है। फिर एक हमारे पास केस है जेके मिल्स स्पिनिंग एंड वीविंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये कहा गया था कि ये जो मैगजिम है ये पुराने लॉस के लिए होता है, नए लॉस के लिए नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो नया लॉ है उसे तो हम अभी के मीनिंग के हिसाब से देखेंगे ना, नए लॉ को पुराना मीनिंग देने की क्या ज़रूरत है ना। अभी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है तो जो प्रेजेंट लॉ बना है उसे हम आज के टाइम के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेंगे, ये नहीं कि जो उस समय एंशिएंट टाइम में जो जजेस ने कहा था। So that's it for now. If there's any doubt, do mention in the comment box. And if you want more such maxims, then you can definitely tell. We'll come up with more maxims. Hare Krishna. Thank you so much. वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।